इनकम टैक्स एक्ट में सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई है। इसमें यह कहा गया है कि अब पीएफ में जाने वाले कंट्रीब्यूशन को दो भागों में बांटा जाएगा। एक भाग पर टैक्स लगेगा और एक पर नहीं। ना सिर्फ आपके ब्याज पर टैक्स लगेगा, बल्कि अगर आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो पैसा भी टैक्सेबल बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में गहराई से समझेंगे हम पीएफ और इनकम टैक्स के इस अजीब रिश्ते को, और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। समझेंगे कितना टैक्स लगता है आपके कंट्रीब्यूशन पर, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर, अगर आप पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं तो कितना टैक्स लगेगा, और फाइनली अगर आपको पीएफ से पेंशन मिलती है तो उस पर आपको क्या टैक्स देना होगा, और देना होगा तो कितना। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर इस नए सेटअप में। तो इससे पहले कि हम टेक्निकल बात करें, पहले ये समझते हैं कि सरकार ने आखिर पीएफ, जो मिडिल क्लास की एक सेविंग है, उस पर क्यों टैक्स लगाया। So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is. तो बात तो बिल्कुल सही है। अगर कुछ लोग 100 करोड़ रुपए अपने पीएफ में डालेंगे और उस पर उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और वो भी टैक्स फ्री, तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। खैर, सरकार के इस डिसीजन का इन लोगों को नुकसान तो होगा ही, बल्कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को, आम आदमियों को भी इसका नुकसान होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन नियमों को गहराई से समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन पर लगने वाले इनकम टैक्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीएफ में कंट्रीब्यूशन दो तरह का होता है। कुछ पार्ट एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से डिडक्ट करके जमा कराता है, वहीं उसके बराबर मैच करते हुए पार्ट एम्प्लॉयर भी जमा कराता है। ये कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से किया जाता है। तो एम्प्लॉय ने जो भी पैसा जमा कराया वो जमा हुआ पीएफ फंड में, वहीं जो एम्प्लॉयर पैसा जमा कराता है उसमें से कुछ पैसा पीएफ में और कुछ पैसा पेंशन में जमा होता है। एम्प्लॉय ने जितना भी पैसा जमा कराया, जितना भी कंट्रीब्यूशन पीएफ में किया है, उसमें से 1.5 लाख रुपए तक का 80C डिडक्शन वो ले सकता है। यानी अगर उसकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, उसने पीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा कराए, तो उसकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख माइनस 1.5 लाख यानी 8,50,000 हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए उसने कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख का कर दिया, तो उस केस में 80C की लिमिट तो 1.5 लाख ही है, तो उस केस में भी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख ही रहेगी। और इस 80C लिमिट में सिर्फ पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस और कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। तो अगर आप वहाँ पर कुछ पैसा लगा रहे हैं तो भी वो इसी 80C लिमिट में से माइनस होता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर जितना भी पीएफ फंड में जमा कराता है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है, लेकिन उसमें दो कंडीशन है। पहला, अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मान लीजिए 15% पर या 20% पर, कुछ केसेस में 100% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो पैसा एग्जम्प्ट नहीं होगा। यानी मान लीजिए किसी कर्मचारी की इनकम 10 लाख रुपए है और एम्प्लॉयर ने 1,20,000 रुपये जमा कराए, तो वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। लेकिन मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा करा दिए तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। इसमें एक और कंडीशन सरकार 1 अप्रैल 2020 से लेके आई। उसमें कहा गया कि एनुअल जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो उस केस में भी वो पैसा एग्जम्प्ट नहीं होगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए, उस केस में 12 लाख रुपए एम्प्लॉयर जमा करा सकता है पीएफ में, लेकिन उसमें से केवल 7.5 लाख रुपए ही एग्जम्प्ट कहलाएगा। बचा हुआ 4.5 लाख रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा और उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा। तो कंट्रीब्यूशन पे लगने वाला इनकम टैक्स क्लियर होता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट, यानी पीएफ पर जो ब्याज मिलता है हर साल लगभग 8-8.5% के हिसाब से, उस पे कब कब टैक्स लगेगा। बजट 2021 के बाद सरकार ने पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगाया है, लेकिन ये टैक्स एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने पर ही लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉय पीएफ में किसी साल 2.5 लाख रुपए उससे कम जमा कराता है, तो उस पर बनने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करा दिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जितना भी एक्सेस अमाउंट है, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल बन जाएगा। इसी तरह से एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, 7.5 लाख के ऊपर अमाउंट है, उस पर बनने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल बन जाएगा। इसमें एक छोटी सी कंडीशन और है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी साल
पीएफ ये बोले कि आपको 9.5% से ज़्यादा पे ब्याज मिलेगा, तो केवल 9.5% तक का ब्याज ही टैक्स फ्री है, उसके ऊपर का ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा। बट वैसे उसकी उम्मीद अभी बहुत कम है। खैर, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय ऋषभ, उसकी मंथली पीएफ वेज है 2 लाख रुपए, यानी सालाना हो गई 24 लाख रुपए, जिस पर वो 12% के हिसाब से अपना डिडक्शन करवाता है। तो उसका हर महीने 24,000 रुपये पीएफ में जमा होता है और साल का हो गया 2,88,000 रुपये। अब जैसा कि आप जानते हैं 2,88,000 रुपये में से 2.5 लाख रुपये पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो एग्जम्प्ट रहेगा। बचा हुआ जो इंटरेस्ट है, यानी बचे हुए 38,000 रुपये पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ईयर 1 में जो ओपनिंग बैलेंस है, जो पहले से पीएफ में पैसा पड़ा हुआ है, पिछले साल से जो आगे आया है इंटरेस्ट वगैरह जुड़ के, वो है 5 लाख रुपए। उसमें इस साल एडिशनल 2,88,000 रुपए जोड़े गए। इसमें से 2.5 लाख रुपए तो टैक्स फ्री खाते में गए और बचे हुए 38,000 रुपए टैक्सेबल खाते में गए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पीएफ का खाता अब 2 भागों में बट जाएगा, वो इसी तरह से बटेगा। अब ये जो 2.5 लाख रुपए हैं, ये हर महीने करीब 20,800 रुपए के हिसाब से खाता नंबर 1 में जुड़ते रहेंगे, और वहीं जो ये 38,000 रुपए हैं वो हर महीने करीब 3100 रुपए के हिसाब से खाते नंबर 2 में जुड़ते रहेंगे। अब इस पे जो टैक्स की गणना की जाएगी, आप ऐसा मत करिएगा कि 2.5 लाख रुपए पे 8.5% के हिसाब से टैक्स निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। पीएफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम इस मेथड से टैक्स की गणना करें तो लगभग 53,000 रुपए का टैक्स बिल्कुल ही एग्जम्प्ट रहेगा, यानी आपकी इनकम में एक पैसा भी ऐड नहीं होगा और आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन लगभग जो 1,500 रुपए का टैक्स है, जो इस बचे हुए 38,000 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन पे बना है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगले साल में ना सिर्फ इस साल का पूरा जो ओपनिंग बैलेंस है और इस साल का कंट्रीब्यूशन है जुड़ेगा, बल्कि इस साल का जो इंटरेस्ट है वो भी अगले साल की ओपनिंग बैलेंस के लिए ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो खाता नंबर 2 है, उसमें 38,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 1,500 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो 39,582 उसका अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया है। अब इसमें फिर से इस साल भी 38,000 रुपये जोड़े जाएंगे। अगर हम फिर इंटरेस्ट की गणना करें तो खाता नंबर 1 में इतना इंटरेस्ट बनेगा, खाता नंबर 2 में इतना इंटरेस्ट बनेगा, और ये खाता नंबर 2 का इंटरेस्ट फिर से टैक्सेबल इनकम में सेकेंड ईयर की ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये पीएफ के दोनों अकाउंट चलते रहेंगे। एक में टैक्स फ्री इनकम बनती रहेगी और दूसरे में जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होता चला जाएगा। अब बात करते हैं विड्रॉल की। तो जैसा कि आपको पता है, पीएफ से हम कई तरह के विड्रॉल कर सकते हैं। आप पीएफ से इलनेस के लिए, घर बनाने के लिए और कई सारे कारणों से एडवांस पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जॉब छूट जाती है, आप छोड़ देते हैं, तो उसके 2 महीने के बाद अपना पीएफ और पेंशन का पैसा आप उठा सकते हैं। पीएफ विड्रॉल पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार विड्रॉल करते समय आपका टीडीएस कट जाता है और उसके और अलग नियम हैं। टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस ये है कि टीडीएस जब आप पैसा पीएफ से ले रहे होते हैं उससे पहले ही कट के आपको मिलता है और वो पैसा आपके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बननी नहीं चाहिए, फिर भी ये टीडीएस कट के इनकम टैक्स में जमा हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है। आप सितंबर में अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आप टीडीएस को फिर से क्लेम कर सकते हैं, आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो अपना टीडीएस डिडक्ट ही ना होने दें। मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया कि कैसे आप अपने टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं, कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर आप फ्यूचर में कभी पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं तो इसमें ये विड्रॉल कब टैक्सेबल बन जाता है। अगर आप अपना पैसा 5 साल के बाद उठा रहे हैं और ये 5 साल आप एक कंपनी में या अलग अलग कंपनियों में बिता सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 2 साल काम किया, एक कंपनी में 3 साल काम करा, उसके बाद आपने ये पैसा उठाया, तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला कि आपने अपने इच्छा से नौकरी छोड़ी है, तो उसमें जो भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे वो टैक्सेबल बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ कारणों से जो आपके कंट्रोल में नहीं थे आपकी नौकरी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया है, किसी बीमारी के कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ी है, या आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप काम करते थे वो बंद हो गई है, तो इन सारे रीजंस पे जब आप अपना विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं बनता है। और मान लीजिए आपने अपने इच्छा से नौकरी छोड़ी, तो 5 साल से पहले एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और जो इंटरेस्ट है वो इस तरह से आपको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा।
अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक लाइन में समराइज कर देता हूं, पेंशन पर बनने वाला इनकम टैक्स। तो जी हाँ, अगर आपने पीएफ में 10 साल से ज़्यादा काम किया है तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी एक पेंशन भी बनती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये पेंशन टैक्स फ्री है। जी नहीं, ये पेंशन एज अ सैलरी आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ती है, और चूंकि ये सैलरी की तरह आपकी इनकम में जुड़ रही है तो इस पर आप 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो इन जनरल जो पीएफ में पेंशन बनती है 2-3-4 हज़ार रुपये की बनती है, और 50,000 रुपये का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 99% केसेस में तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो इतनी सारी टैक्स की बात कर ली। अब ये समझते हैं कि क्या आपको चिंतित होना चाहिए, क्या इससे आपको कुछ परेशानी होने वाली है। हमारी जागरूक जनता में कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पीएफ विड्रॉल के समय टीडीएस कट चुका है। तो सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना है कि हाँ, मेरा पैसा कम आया है, टीडीएस कट चुका है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म 26AS लगभग 1 महीने बाद ही अपडेट होता है, डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपका टीडीएस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। और अगर हो रहा है, आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हो, रिटर्न फाइल करिए और इस टीडीएस को आप वापस से अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और अगर टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो फिर आराम से टैक्स भरिए। फाइनली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है। आपने अपने पीएफ में से कुछ एडवांस विड्रॉ कर लिया। जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, आप पीएफ के 2 खाते हैं, एक जिस पे टैक्स लगता है, एक जिस पे टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए उसी एग्जाम्पल में इस व्यक्ति ने 40,000 रुपये एडवांस विड्रॉ कर लिए। अब ये 40,000 रुपये खाता नंबर 1 जिस पे टैक्स नहीं लगता है वहाँ से विड्रॉ होंगे, या खाता नंबर 2 जिस पे टैक्स लगता है वहाँ से विड्रॉ होंगे। अगर खाता नंबर 2 से विड्रॉ होंगे तो फ्यूचर के जो इंटरेस्ट पर लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा और हमारी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। लेकिन खाता नंबर 1 से विड्रॉ होते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि किस में से ये अमाउंट माइनस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बात काम की लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो पीएफ मेंबर्स हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।